Hello everyone, welcome back. So we are discussing the most important topics that are expected to appear in 2025 agriculture mains examination. So in this series, we have already done one video where we have discussed the nutritionally important elements, so nitrogen and phosphorus. So this is the second video, and in this video we'll be discussing another important topic जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है इसका. ऑलवेज पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हाई. बायोफर्टिलाइजर्स एंड जनरली बायोफर्टिलाइजर्स पे जब क्वेश्चन आता है 12.5 to 15 मार्क्स का या फिर 20 मार्क्स का भी कभी कभी आता है क्वेश्चन, तो जनरली क्वेश्चन ना मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के ऊपर आता है. So the question will be like this: What are biofertilizers? ऐसे बोलेंगे, ठीक है. उसके बाद What are the merits and limitations of biofertilizers? इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको. जब What are biofertilizers जब बोला जाता है तो you have to obviously start with the definition of the biofertilizer. लेकिन फिर वहां पर ना कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ना बहुत ज्यादा फिर स्टार्टिंग में बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाते हैं. जो तुम्हारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है विद राइजोबियम या फिर आइजोस्पेरिलम एस्ट्रोबैक्टर, उनके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाते हैं डेप्थ में. देखो जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, सपोज 12.5 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन और गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ बायोफर्टिलाइजर. तो यहां पर ना वो लोग एक्चुअल में आपसे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहे हैं for biofertilizers. So give the definition and give a general classification. That would be enough. फिर आप एक एक जो बायोफर्टिलाइजर है, जैसे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है विद द लेग्यूम्स दैट इज राइजोबियम, तो वहां पर उसको एक्सप्लेन मत करने लग जाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुम्हारा स्पेस एंड टाइम दोनों ले लेगा. जस्ट give a general classification, that would be enough. What are biofertilizers में give the definition and give the general classification. हाँ, अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, देन यू गो डीप. सो क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है. ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक बायोफर्टिलाइजर्स. तो मैं वो जनरल जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादातर पूछा गया है, स्पेसिफिकली कम पूछते हैं. दे विल बी आस्किंग व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स, व्हाट आर देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो इस आंसर को आप कैसे अप्रोच करोगे, दैट वी विल डिस्कस हियर. सो बायोफर्टिलाइजर्स विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन and general classification. So biofertilizers का definition अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, okay, some people they define it very narrowly. So biological nitrogen fixation जो biofertilizer बोलते हैं ना, so biofertilizers are organisms or inoculants which fix atmospheric nitrogen, ऐसे बोल के बहुत ही narrowly define करते हैं. So जब भी हम biofertilizers बोलते हैं उसमें nitrogen fixing organisms भी हैं, phosphorus mobilizing organisms भी हैं. So you have to be very careful while defining. So biofertilizers are the products containing living cells. Obviously these are living cells of different types of microorganisms which have the ability to mobilize nutritionally important elements. यहां पर देखो fix बोल के term use नहीं किया है मैंने, mobilize. This definition is very broad and it covers all, I mean the broad spectrum of biofertilizers. तो यहां पर ये वाला टर्म जो है mobilize, तो इसका मतलब है unavailable से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. सो these are the organisms which microorganisms which have the ability to mobilize nutritionally important elements from unusable to usable form or unavailable to available form basically. So जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जैसे राइजोबियम हो गया, एस्ट्रोबैक्टर, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बोथ, so they are fixing elemental nitrogen into ammonia form. जो elemental nitrogen है gaseous form में जो है which is unusable, unavailable, उसको प्लांट के अंदर अमोनिया फॉर्म में फिक्स कर रहा है. So actually mobilizing the nutritionally important elements from unusable to usable form. जैसे सॉइल में फॉस्फोरस
अदर मिनरल से रिएक्ट होके फिक्स हो जाता है। हाँ, एसिडिक कंडीशन में आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है, अल्कलाइन कंडीशन में कैल्शियम आयन से फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है। सो इन दोज बोथ कंडीशंस it is fixed in the soil. So there are certain organisms which can mobilize the phosphorus. तो जो fixed phosphorus है उसको mobilize करके soil solution में लेके आते हैं. That means now the phosphorus will be readily available for the plants. So there are organisms which can mobilize phosphorus. तो सिर्फ nitrogen fixing बैक्टीरिया को अगर तुम इंक्लूड करोगे डेफिनेशन में, that will be very narrow definition. वो इतना accurate definition नहीं होगा. So this is more appropriate definition of your microorganisms. तो ध्यान देना जब definition लिख रहे हो तो choose the correct definition. Now, अब जो general classification है, so they have asked in the question क्या पूछा, what are biofertilizers? तो यहाँ पर depth में explain करते जाओगे तो बहुत time लग जाएगा. So you have to give a general classification. They are expecting this from you. तो general classification में biofertilizers can be classified into two broad categories. क्या है? एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर है, दूसरा फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है, क्योंकि फास्फोरस जो सॉइल में फिक्स हो चुका है उसको मोबिलाइज करना है. नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स आर फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, राइट, और इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. सो यहां पे देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स में अगेन दो टाइप्स हैं. वन इज सिम्बायोटिक, दूसरा फ्री लिविंग. तो यहां पर एग्जांपल है राइजोबियम का एग्जांपल तुम दे सकते हो. देयर राइजोबियम, स्पेसिफिक राइजोबियम स्पीशीज. आई थिंक राइजोबियम में भी हियर आई एम गिविंग यू लिटिल डिटेल्स, थोड़ा सा डिटेल्स दे रहा हूं मैं यहां पर, बट एक्चुअली तुमको वो सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. और यू कैन जस्ट राइट वन सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस लिख सकते हो. स्पेसिफिक राइजोबियम स्पीशीज दे एंटर इनटू ए सिम्बायोटिक. जनरली राइजोबियम जो है वो एरोबिक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है. राइजोबियम इज एरोबिक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद स्पेसिफिक legumes, so specific rhizobium species, when they come in contact with specific legumes, they enter into symbiotic relationship. So symbiotic relationship में plant provides nutrients to this bacteria, क्योंकि ये earlier free living bacteria था, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करके इट यूज्ड टू सर्वाइव. पर अब ये प्लांट के अंदर आ गया है, सो इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पे डिपेंड करता है. सो प्लांट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड दिस बैक्टीरिया विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनसाइड द रूट नोड्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द कॉर्टिकल सेल्स, राइट. सो यहां पर थोड़ा सा अगर हो सके तो इफ यू आर राइटिंग, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट दीज, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो. अगर 12.5 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जस्ट गिव द क्लासिफिकेशन, दैट वुड बी इनफ. अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वाटर बायो फर्टिलाइजर बोल रहे हैं तो 10 मार्क्स सिर्फ इसी के लिए है, वाटर बायो फर्टिलाइजर. तो वहां पर ये जनरल क्लासिफिकेशन इनफ नहीं होगा, जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अंडर ईच टाइप. सो यहां पर तुम बता सकते हो राइजोबियम जो है स्पेसिफिक स्पीशीज, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोजोरम है वो पीस में करता है, राइजोबियम जैपोनिकम जो है सोयाबीन में है, राइजोबियम अगेन फेजियोलाई बीन्स में आता है, राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम ट्राइफोली. सो स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ राइजोबियम फॉर्म्स नोड्यूल्स विद स्पेसिफिक क्रॉप्स. हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है एंड प्लांट को क्या मिल रहा है. व्हाट इज द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर? नाइट्रोजनेज. नाइट्रोजनेज एंजाइम है. इस एंजाइम में मोलिब्डेनम plays an important role. So molybdenum is required for activation. Molybdenum, iron, that is important. And nitrogenase enzyme is sensitive to oxygen. अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा. So to protect it from being oxidized, ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए लेग हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है which is present in the root nodules, it will act as oxygen scavenger. ऑक्सीजन को निकालता है so that oxygen does not come in contact with nitrogenase enzyme, otherwise it will be oxidized and it will not be able to perform its function. तो वो थोड़ा बहुत आप लिख दोगे तो that will be enough. Then अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 12.5 15 है तो just give the classification and write the merits and demerits, right. Then अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में भी, इसमें और भी हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन विथ नॉन लेग्यूम्स. नॉन लेग्यूम्स के बाद भी के साथ भी
रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल फ्रैंकिया जो एक्टिनोमाइस्टिस है, इट कैन फॉर्म नोड्यूल्स विद कैजुरेना स्पीशीज, गनेरा स्पीशीज, उनके साथ वो नोड्यूल्स फॉर्म करता है. नॉस्टॉक नहीं, so that is a blue green algae, it can also form nodules. Then ये तो हो गया तुम्हारा. So this is your symbiotic association. Symbiotic association में जो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है लेग्यूम्स के साथ. Then you can give examples of free living bacteria. So free living bacteria में तुम्हारे पास है Azotobacter. So Azotobacter है. Then you have Clostridium, Azospirillum. You can give the examples. These are free living. So Azotobacter जो है ये aerobic bacteria है. So it is used with cereals. Cereal के साथ effective है ये, rice के साथ. So lowland condition में जहां पर पैडी is grown under submerged condition, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है. So वहां पर ये facultative anaerobe की तरह काम करता है. It survives on the oxygen which is provided by the algae. जो पैडी में algae है वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसकी वजह से जो dissolved ऑक्सीजन है पानी में उसके ऊपर सर्वाइव करता है. Right, it is sensitive to pH. So अगर pH एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा एसिडिक सॉइल में ये काम नहीं कर पाएगा Azotobacter. Azotobacter is also biopesticide. इसका biopesticidal activity भी है. It can control the growth of harmful organisms. Then you have Clostridium, ये anaerobic bacteria है. So Clostridium can work under anaerobic condition. ये anaerobic bacteria है जो, पर इसका जो nitrogen fixing ability है, it is less when compared to Azotobacter. Then we have Azospirillum. So it is microaerophilic बैक्टीरिया, ये भी तुम्हारा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है. इट ऑल्सो वर्क्स विथ योर सीरियल्स. नाउ इसमें एक खास बात क्या है कि इट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच एंड इट इज ऑल्सो टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर. 30 to 40 डिग्रीज तक ये टॉलरेट कर सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ पीएच, और सलाइन कंडीशंस में भी इट इज टॉलरेंट टू सैलिनिटी. तो अजोस्पाइरिलम को तुम वाइड रेंज में यूज कर सकते हो. But these are all the bacteria which are free living and they depend upon the soil organic matter. जो soil के अंदर जो organic matter है, that serves as food, carbon, source of carbon for these organisms. अच्छा, बायोफर्टिलाइजर का ना एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये है कि तुम बायोफर्टिलाइजर को रेनफेड कंडीशन में यूज नहीं कर सकते. इट विल बी वेरी लेस इफेक्टिव. ड्राई लैंड कंडीशन में जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वहां पर जहां पे तुम बारिश पे डिपेंड करते हो, वहां पे बायोफर्टिलाइजर बहुत कम इफेक्टिव होंगे. सो अगर तुम्हारा अभी देखते हो तो इफेक्टिवली हमारा जो इरिगेटेड एरिया है, इट हैज इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम. पहले तो 35% समथिंग था, लेकिन अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो गया. पिछले 5 साल में तो और इंक्रीज हो चुका है. सो इट इज अराउंड 55% नाउ, राइट. तो 55% तुम्हारा इरिगेटेड एरिया, लेकिन बाकी जो लगभग 50% है, 45%, इट इज स्टिल ड्राईलैंड एरिया विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर. तो ड्राईलैंड कंडीशन में जहां पर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, जहां ऑर्गेनिक मैटर कम होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स, ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारा जो है वो ऑलरेडी लो है, तो ऐसे कंडीशन में तुम बायोफर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते इफेक्टिवली, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारे सॉइल में ऑलरेडी कम है. तो बायोफर्टिलाइजर खाएगा किस पे? सो यू कैन नॉट यूज दीज फ्री लिविंग बायोफर्टिलाइजर्स इन दोज सॉइल्स. सो दैट इज वन रीजन व्हाई बायोफर्टिलाइजर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन दीज कंडीशंस. क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर तो है ही नहीं उन सॉइल्स में, तो खाएंगे किस पे? सो इरिगेटेड कंडीशन में व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, देयर दे आर वेरी इफेक्टिव. चलो ये हो गया. नाउ सो दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग. देन एक और ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो है ये फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिजम्स है. फॉस्फोरस solubilizing biofertilizers. यहां पर you have phosphorus solubilizing bacteria and VAM. So phosphorus solubilizing bacteria में you have Pseudomonas, you have Bacillus, and you have some fungi also, जैसे Aspergillus, Penicillium. So these fungi can also
मोबिलाइज फास्फोरस। यहां पर वेसिकुलर, एरवेस्कुलर, माइकोराइजा, वैम की बात कर रहे हैं यहां पर। सो वैम इज एन एसोसिएशन, माइकोराइजा जो है इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट। सो ये जो तुम्हारा एसोसिएशन है उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। सो वेसिकुलर, एरवेस्कुलर, माइकोराइजा, सो दे ऑल्सो मोबिलाइज, ये फॉरेस्ट ट्रीज के साथ जो इनका एसोसिएशन है, एक्टोमाइकोराइजा स्पेशली, दे मोबिलाइज द फॉस्फोरस। तो ये जो है फॉस्फोरस को मोबिलाइज करते हैं। अच्छा, ये फॉस्फोरस को मोबिलाइज कैसे करते हैं? हाउ डू दे मोबिलाइज फॉस्फोरस? ये एक ट्रिकी पार्ट, ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बार बार पढ़ते तो हैं ये मोबिलाइज करते हैं बोल के, कैसे मोबिलाइज करते हैं? सो द थिंग इज, अंडर एसिडिक कंडीशन, मैंने बोला था फॉस्फोरस इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कंपाउंड्स विद आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल कंपाउंड्स विद आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना? याद होगा तुमको। इसके साथ तुम्हारा ऑर्थोफॉस्फेट तुम्हारा जो है रिएक्ट होगा एंड फेरिक हाइड्रोक्सीफॉस्फेट। सो दिस इज इनसॉल्युबल। अब होता क्या है? सो व्हाट हैपेंस, सो दीज ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो या फिर तुम्हारा माइकोराइजा है जो एसोसिएशन है फंगस और प्लांट रूट के साथ, व्हाट दे डू इज दे सेक्रीट ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड, स्पेशली हाइड्रोक्सी एसिड्स। बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स, राइट? सो दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, what they do is they chelate the metal atom which is present in the soil। तो ये जो एल्यूमिनियम और आयरन के जो मेटल एटम्स हैं, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। सो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, they are the ligands which will chelate the central metal atom। तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बना के ये मेटल एटम जो है, दिस मेटल एटम विल बी नाउ इन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चिलेट हो गया है मेटल एटम, आयरन हो एल्यूमिनियम हो, इट इज नाउ एंगेज्ड विद दीज लाइगेंड्स। लाइगेंड जो है ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड जो है वो लाइगेंड हो सकता है। सो दीज दे फॉर्म, ऑर्गेनिक एसिड्स दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड चिलेट द सेंट्रल मेटल एटम। तो आयरन एंड एल्यूमिनियम अब अवेलेबल नहीं होंगे। व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल, phosphorus will be free to be taken by the plant। तो प्लांट्स को वो इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि आयरन एल्यूमिनियम खाली होंगे तो वो तुम्हारे ऑर्थोफॉस्फेट के साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगे। आयरन एंड एल्यूमिनियम इज ऑलरेडी बिजी विद द ligands which are provided by the microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने जो ऑर्गेनिक एसिड्स सेक्रेट किए हैं उनके साथ तुम्हारा मेटल एटम्स बिजी हैं, तो तुम्हारा जो है ऑर्थोफॉस्फेट विल बी इजीली टेकन अप बाय द प्लांट्स। दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है? और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उतना पता हो तो काफी है। सो दैट इज जनरली द बायोफर्टिलाइजर्स। हाँ, व्हाट आर बायोफर्टिलाइजर्स में तुम डेफिनेशन लिखो, जनरल क्लासिफिकेशन दो। अगर 12.5 या 15 मार्क्स का दे, अगर 20 मार्क्स का पूछता है तो थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अंडर ईच सेक्शन। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है वो तुम्हारा है मेरिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर। इन पे आ जाओ। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है एग्जाम में, मेरिट्स क्या है बायोफर्टिलाइजर्स के। सो व्हेन इट कम्स टू द मेरिट ऑफ बायोफर्टिलाइजर, पहला इज रिन्यूएबल। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको साइज बढ़ा देता हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। इट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सो देखो, अगर कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है सॉइल में, इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजिटोबैक्टर है या एजोस्पाइरलम है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल एंड यू हैव इनफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता रहेगा, रिन्यूएबल है, खत्म ही नहीं होगा, इट विल कंटिन्यूअसली फिक्स। देखो, सॉइल में जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया को खाने के लिए नहीं मिलेगा एंड दे विल पेरिश।
बट इफ यू हैव कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक मैटर, वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे नाइट्रोजन को फिक्स करते रहेंगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा. सो इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, राइट. दे आर वेरी इफेक्टिव इन स्मॉल डोसेस. तो जनरली तुम्हारा जो है 350 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स जो होता है, इट इज इनफ फॉर 1 हेक्टेयर नॉर्मली. कभी कभी 600 ग्राम्स तक 700 ग्राम्स तक चले जाते हैं, बट जनरली 350 टू 500 ग्राम्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज, और योर जो इनोकुलेंट फॉर्मुलेशन है, दैट इज इनफ. उसको तुम फार्मयार्ड मैन्योर के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो. सो जब तक तुम्हारे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, बायो फर्टिलाइजर्स विल वर्क. तो इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल डोसेस, ये तुम्हारा सेकंड इंपॉर्टेंट मेरिट है. थर्ड, ये नेचुरल प्रोडक्ट है. जैसे तुम्हारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स क्या हैं, दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स बट दे विल आल्सो हार्म द, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है. फैक्ट्री में बना के तुम लाके सॉइल में डाल रहे हो, अमोनियम सल्फेट जो कंपाउंड है, इट इज नॉट नेचुरल. सो इट विल हार्म द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर प्रेजेंट इन द, और बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर हैपनिंग इन द सॉइल. अमोनियम सल्फेट बार बार अगर अप्लाई करोगे तो सॉइल एसिडिक बन जाता है. तो एसिडिक कंडीशन में बहुत सारे तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट. सो ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है अमोनियम सल्फेट या सिंथेटिक फर्टिलाइजर. जब तुम डाल रहे हो, इट विल हार्म द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट विल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. पर ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, ये तो ऑलरेडी नेचर में है. बायो फर्टिलाइजर, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर. हम बस उनको नंबर को मल्टीप्लाई करके अप्लाई कर रहे हैं to be effective, right? So they will not harm the soil. Then fourth, so beneficial residual effect होता है. Suppose अगर तुमने लेग्यूम क्रॉप लगाया है, तो लेग्यूम क्रॉप में तुमको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल ऑटोमेटिकली फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, एंड दैट नाइट्रोजन विल बी अवेलेबल टू द प्लांट फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस. पर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी बच जाता है. तो क्रॉप रोटेशन में हम लोग बोलते हैं ना, लेग्यूम को इंक्लूड करो. क्यों? तुम्हारा फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देता है. योर फर्टिलिटी विल इंक्रीज बिकॉज देयर विल बी रेसिडुअल इफेक्ट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. थोड़ा बहुत नाइट्रोजन नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी बच जाता है उसमें. देन नाउ सम ऑफ दीज बायोफर्टिलाइजर्स, दे हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन द रूट ग्रोथ. सो फेवरेबल इफेक्ट ऑन द रूट ग्रोथ, फॉर एग्जांपल एजोस्पाइरिलम है. Then you have phosphobacterium. They produce growth promoting substances, plant hormones. So they promote the growth of the root so that the plant will be more healthy and it can yield more. So favorable effect on the root growth through production of growth promoting substances, plant hormones. Then there are some biofertilizers which are also acting as biopesticides. They control the growth of harmful organisms in the रूट जोन. तो प्लांट के रूट जोन के आसपास हार्मफुल जो पैथोजेंस है उनको ग्रो नहीं होने देता. सो इट इज आल्सो ए बायोपेस्टिसाइड, एजिटोबैक्टर. इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन. देखो, इनिशियली बायोफर्टिलाइजर में कॉस्ट मोर, बट अगर तुम्हारा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, इफ यू कैन मेंटेन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर लेवल, एक लेवल पे तुम परसिस्टेंटली मैनेज कर सकते हो, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा. दीज बायोफर्टिलाइजर्स, they will never deplete. जब तक ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल मल्टीप्लाई एंड दे विल कंटिन्यूअसली फिक्स. तो शॉर्ट टर्म के लिए इट माइट बी स्लाइटली कॉस्टली, बट लॉन्ग टर्म अगर तुम देखोगे तो इट इज चीपर. देन इट हैज बीन सीन इन फील्ड टेस्ट दैट बायो फर्टिलाइजर जब तुम यूज करते हो, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस एंड अदर इफेक्ट्स, तुम्हारा जो मैच्योरिटी है और जो तुम्हारा फ्लावरिंग है वो स्पीड अप हो जाता है, यानी जल्दी फ्लावरिंग अटेन करता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है तुम्हारा क्रॉप. सो दैट हैज बीन सीन इन फील्ड्स. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ योर बायोफर्टिलाइजर. बस इन पॉइंट्स को तुमको थोड़ा सा एलॉबरेट करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तुमको लिखना है. सो दीज आर द मेरिट्स और द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द बायोफर्टिलाइजर्स. अच्छा, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. तो बायोफर्टिलाइजर्स में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? क्यों इतना पॉपुलर नहीं है फार्मर्स के लिए, अमॉन्ग द फार्मर्स, जबकि सॉइल पे बेनिफिशियल इफेक्ट है, लॉन्ग रन में चीपर है बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं हम लोग, पर फार्मर्स के बीच में क्यों ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है? देखो, पहला एक रीजन मैंने बताया, 50% एरिया में तुम तो बायोफर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% एरिया तुम्हारा जो है वो रेन फेड है.
तो रेनफेड कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स आर वेरी लो, बिकॉज एक ही क्रॉप लगाओगे, वो भी फेल होने का ज्यादा चांसेस है रेनफेड एरियाज में। तो ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स आर ऑलरेडी वेरी लेस इन दोस सॉइल, सो बायोफर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। एक तो वो रीजन है, मेजर रीजन है ना। एक तुम ये ऐसा लिख सकते हो, नॉट वेरी इफेक्टिव, ऐड कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट, नॉट वेरी इफेक्टिव in rain-fed areas because of the low organic matter levels in the soil। वो ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जब तुम कंस्ट्रेंट्स बोलते हो, कंस्ट्रेंट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, बहुत टाइप की कंस्ट्रेंट्स हैं, एक सिंगल टाइप नहीं है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो कंस्ट्रेंट है ये प्रोडक्शन रिलेटेड कंस्ट्रेंट है। सो बायोफर्टिलाइजर जो फॉर्मुलेशन जो प्रोड्यूस कर रहे हो उससे रिलेटेड कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सो तुम्हारा जो बायोफर्टिलाइजर्स का जो पैकेट मिलता है तुमको फॉर्मुलेशन में, उसमें स्पोर्स या फिर फिलामेंट्स जो हैं, फंगस है तो उसके फिलामेंट्स होंगे, या फिर बैक्टीरिया है तो, सो दीज आर लाइव ऑर्गेनिजम्स, राइट, यू विल हैव दीज इनोकुलेंट्स। नाउ अब इनको इनके फॉर्मुलेशन में पैक करने के लिए यू नीड बल्किंग मटेरियल जो होता है। सो दैट बल्किंग मटेरियल, देखो जो भी तुम फॉर एग्जांपल टैल्कम पाउडर यूज करते हो घर में ना, समर में पसीना ना आया बोल के टैल्कम पाउडर यूज करते हो, शवर टू शवर, नाइसिल, व्हाटएवर इट इज, पसीना ना आया बोल के। सो वो तो पूरा क्ले मटेरियल है ना, इट इज मैक्सिमम क्ले, 1 to 2% उसमें कोई एंटीबैक्टीरियल होगा और थोड़ा सा परफ्यूम होगा। मैक्सिमम जो तुम्हारा 98% है दैट इज योर क्ले। तो उसी तरह से बायोफर्टिलाइजर का जो प्रोडक्ट आता है तुमको पैकेट मिलेगा, उसमें भी तुम्हारा फिलर मटेरियल होता है, दिस इज कॉल्ड फिलर मटेरियल और द बल्किंग मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इट इज जनरली पीट एंड लिग्नाइट, पीट एंड लिग्नाइट कोल है ये टाइप का। सो जो ग्रेड विच इज रिक्वायर्ड, पीट एंड लिग्नाइट का जो ग्रेड चाहिए तुमको बायोफर्टिलाइजर के लिए, इट इज नॉट अवेलेबल इन दैट मच अमाउंट इन इंडिया। तो एक तो मेन तुम्हारा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो फिलर मटेरियल की तरह यूज करते हैं हम लोग। दूसरा, देखो बायोफर्टिलाइजर जो है ना, जो बायोफर्टिलाइजर के जो स्ट्रेन्स हैं और स्पीशीज और सब स्पीशीज जो बात कर रहे हैं हम लोग, दे आर एग्रोक्लाइमेटिक जोन स्पेसिफिक। तो जब सपोज एक बायोफर्टिलाइजर जो दिल्ली में या फिर हरियाणा में काम कर रहा है, इफ यू टेक द सेम बायोफर्टिलाइजर टू तमिलनाडु, इट माइट नॉट वर्क इफेक्टिवली, क्योंकि ये एक रीजन स्पेसिफिक है, ये इसी एरिया में इसी क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करेगा, पर इसको तुम दूसरे रीजन में ले जाओगे तो शायद वहां काम ना करे। सो स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्ट्रेन्स, सो वी डोंट हैव स्पेसिफिक स्ट्रेन्स फॉर एवरी एग्रोक्लाइमेटिक जोन। हर जोन के लिए हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रेन्स नहीं है। सो lack of specific strains is one of the demerit or the disadvantage. We don't have specific strains for every region. तो अगर सपोज तमिलनाडु में जो इफेक्टिवली पैडी प्रोडक्शन के लिए जो तुम्हारे पास सपोज यू हैव स्ट्रेन ऑफ एजोस्पेरिलम या फिर कोई और एजिडोबैक्टर वाला स्ट्रेन है, वही स्ट्रेन अगर तुम महाराष्ट्र में ले जाओगे तो शायद वो उतना इफेक्टिवली काम ना करे। सो वी डोंट हैव साइट स्पेसिफिक स्ट्रेन्स, सो दैट इज अनदर डिसएडवांटेज और द डीमेरिट, प्रोडक्शन रिलेटेड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है। सो ये भी हो सकता है दैट जो तुम्हारा फॉर्मुलेशन है, जो तुम स्ट्रेन है, कल्चर है तुम्हारे पास, दिस कल्चर माइट बी कंटामिनेटेड विद इनएफेक्टिव स्ट्रेन्स। हो सकता है कि वो कंटामिनेट हो जाए, इनएफेक्टिव स्ट्रेन्स हो सकते हैं उसमें, या फिर एंटागोनिस्टिक स्ट्रेन्स हो सकते हैं। एंटागोनिस्टिक और इनएफेक्टिव स्ट्रेन्स माइट बी देयर इन द कल्चर। व्हेन यू अप्लाई दिस will bring down the overall efficiency or effectiveness of the biofertilizer। हो सकता है कि वो contamination हो जाए ineffective या antagonistic strains के साथ तुम्हारा culture, and overall जो तुम्हारा effectiveness है that might be brought down। biological constraints ये एक है। then technical constraints भी हैं, है ना। so हो सकता है जो तुम्हारा तुम कल्चर कर रहे हो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, तो बायोरिएक्टर्स, बड़े बड़े तुम्हारे चैम्बर्स होते हैं बायोरिएक्टर्स, जिसमें तुम न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में तुम वो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हो। सो बैक्टीरिया विल कंज्यूम द न्यूट्रिएंट मीडियम, वो कंज्यूम करेगा और वो मल्टीप्लाई होगा।
So in the bioreactors, when you are multiplying the organism, culturing the organism, mutations might happen. Mutations हो सकते हैं. उन mutations से कोई harmful mutation हो जहां पर वो efficiency कम कर दे nitrogen fixing का. So that might affect the effectiveness of the microorganisms. So mutations which are harmful, they might affect the efficiency of the biofertilizer. Then economics of production. So production related और भी है constraints. Economics of production में हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं भाई, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं तुम्हारे पास. बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स जो हैं बड़े बड़े, जहां पर तुम ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो दे आर वेरी कॉस्टली. अगर कुछ खराब भी हो जाए ना तो इंजीनियर के लिए वेट करना पड़ता है. टेक्निकल हम लोग ऐसा थोड़ी ना है कि भाई स्क्रू ड्राइवर लेके फिक्स कर दिया. नो, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. इंजीनियर जब तक आके उसको ठीक नहीं करेगा तब तक बंद हो जाएगा वो. ठीक है. और क्वालिफाइड पर्सनल से इवन उसको हैंडल करने के लिए तुमको एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री हो किसी के पास माइक्रोबायोलॉजी में. ऐसे लोग चाहिए तुमको, क्वालिफाइड पीपल टू हैंडल दोज इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे नहीं कोई भी लेमैन जाके स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दिया. पानी का मोटर का है, जैसे पानी का मोटर होता है ना, पानी डालने के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ, ऐसा नहीं होता. दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. सो अगेन क्वालिफाइड पर्सनल आर रिक्वायर्ड. अच्छा, मार्केटिंग वाला कंस्ट्रेंट्स बहुत ही मेन है. तो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स तुमको बताने पड़ेंगे इन द एग्जामिनेशन. देन मार्केटिंग कंस्ट्रेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो है कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मुलेशन तुम्हारे पास जो भी पैकेट है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इसका शेल्फ लाइफ बहुत ही लिमिटेड होता है. ये कोई नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना है. पेस्टिसाइड की बॉटल थोड़ी ना है. केमिकल पेस्टिसाइड तो उसका भी एक्सपायरी पीरियड होता है, बट 1-2 साल तक तो रहेगा कम से कम. या कोई कुर्सी थोड़ी ना है कि वो 10 साल तक रहेगी, टूटेगी नहीं. दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे हैव ए शॉर्टर शेल्फ लाइफ. अगर तुमने करेक्ट कंडीशंस में उसको स्टोर नहीं किया, या फिर ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर था, या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा था, या फिर बारिश हो गया, गीला हो गया, सो देर आर मेनी वेज इन विच द फॉर्मुलेशन कैन बी स्पॉइल्ड. सो तुम्हारा जो है एक्सपायरी डेट इसका बहुत जल्दी आ जाता है. मैक्सिमम शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स है, लेकिन इफेक्टिवली अगर तुमको यूज करना है, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए तुम्हारा बायोपेस्टिसाइड. अगर तुमको फील्ड में अप्लाई करोगे तो 3 से 4 महीने के अंदर, सो फ्रॉम प्रोडक्शन डेट टू 3 to 4 months, उसके अंदर तुम्हें यूज करना पड़ेगा. द शेल्फ लाइफ इज वेरी शॉर्ट, तो यू हैव टू यूज इट क्विकली, अदरवाइज इनका जो वायबिलिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे मे नॉट बी वायबल. तो जब तुम 1 साल के बाद अप्लाई कर रहे हो तो कुछ होगा ही नहीं, मर चुके हैं सारे तुम्हारे ऑर्गेनिज्म. राइट, सो दिस इज वन, शेल्फ लाइफ छोटा है. दूसरा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. ये भी है. स्टोरेज के टाइम पे अगर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं किया, गीला हो गया, हाँ, या फिर हाई टेम्परेचर्स हैं, तो इट कैन अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो देखो 40 डिग्रीज या उससे ऊपर अगर तुमने स्टोर किया है टेम्परेचर, तो जल्दी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगा इसका. सो इट हैव टू बी केप्ट अंडर लो टेम्परेचर्स, एम्बिएंट टेम्परेचर 20-25 डिग्रीज पे. 40 डिग्रीज पे अगर इसको स्टोर करके रखा है बहुत गर्म कंडीशंस में, वाटर प्रूफ नहीं है, ऐसे कंडीशन में जल्दी उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है. दूसरा, फार्मर्स में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि बायो फर्टिलाइजर कितना इफेक्टिव है, कैसे यूज करना है. इसके बारे में अभी भी मैक्सिमम फार्मर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं है. प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑफ कोर्स दे हैव अवेयरनेस, बट ये ना स्लो इफेक्ट भी होता है इसका. इफेक्ट इज स्लो. एक और ये है, इफेक्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो है वो स्लो है, एकदम से नहीं दिखाता, धीरे धीरे नहीं करता. जबकि केमिकल फर्टिलाइजर तुम अप्लाई करोगे तो विद इन 3 to 4 days यू कैन सी द इफेक्ट. पूरा हरा हो जाएगा. अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी 3 से 4 दिनों में तुमको इफेक्ट दिख जाएगा, इंस्टेंट तुमको रिजल्ट मिलता है. बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इनमें क्या है, रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है. सो फार्मर्स दे आर नॉट वेरी पेशेंट. सो अनअवेयर भी हैं, और अगर अवेयर भी है तो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं उसको, बिकॉज द इफेक्ट इज स्लो. देन लैक ऑफ एडिक्वेट प्रमोशन. प्रमोशन भी, एक्सटेंशन वर्क या फिर बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट भी करना है, इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं, तो यू कैन प्रमोट दैट. तो प्रमोशन भी कम होता है, बोथ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं हो रहा है. और लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डीलर्स पार्ट ऑल्सो. सो जो डीलर है, जिस दुकान में जाके तुम खरीदते हो, वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है. फार्मर्स भी कम आते हैं, इसको क्या प्रमोट करेंगे, या फिर वो भी बोलता है यार ये छोड़ो, दूसरा जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो अप्लाई करो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. तो डीलर्स भी प्रमोट नहीं करते हैं.
तो वो भी एक रीजन है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं. सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. अच्छा, now once in the examination they have also added another sub question, that is how do you apply these biofertilizers in the field. तो ये बायोफर्टिलाइजर का एप्लीकेशन मेथड्स क्या है, कैसे तुम फील्ड में अप्लाई करते हो. सो 4 बेसिक मेथड्स हैं. सो फर्स्ट वन इज सीड इनोकुलेशन. सीड इनोकुलेशन में क्या होता है, so you are trying to stick the biofertilizer or the spores or the mycelia on the surface of the seed. अच्छा, सीड के ऊपर अपने आप तो चिपकेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैगरी सॉल्यूशन, 10% जैगरी सॉल्यूशन बनाते हैं. यानी पानी के अंदर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ को डाल दो और मिक्स करो, तब जब तक घुल ना जाए, until it totally dissolves, you mix it. So 100 grams jaggery in 1 liter of water, तो 10% बन गया सॉल्यूशन. तो ये करोगे, इसके अंदर बायोफर्टिलाइजर जो है उसको ऐड करो, एंड नाउ यू अप्लाई इट ऑन द सीड्स. सीड्स के ऊपर सरफेस पे अप्लाई करो, तो देखो गुड़ जो है वो 10% चिपचिपा सा रहेगा, तो सीड के सरफेस के ऊपर तुम्हारा बायोफर्टिलाइजर के जो स्पोर्स हैं वो चिपक जाते हैं. सो दैट इज वन वे. नाउ दीस सीड्स कैन बी ड्राइड. अब इन सीड को ड्राई करो और फिर तुम सोइंग करो, है ना. यू गॉट इट राइट. सो वाटर के अंदर जैगरी डालो और उसको डिसॉल्व करो, जैगरी सॉल्यूशन बन गया. अब इसके अंदर बायोफर्टिलाइजर डालो. नाउ यू स्प्रे इट और अप्लाई इट ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स. फिर सीड्स को ड्राई करो एंड यू कैन सो देम. दूसरा, सीडलिंग रूट डिप. सो इन दोज क्रॉप्स वेयर यू गो फॉर ट्रांसप्लांटिंग, तो तुम्हारे जहां पर कोल क्रॉप्स हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कोल क्रॉप्स हो गया, ऑनियन हो गया, या फिर तुम्हारा टोमेटो, ब्रिंजल, जहां पे तुम ट्रांसप्लांट करते हो, पैडी हो गया. सो देयर व्हाट यू कैन डू, यू टेक ए बकेट, उसके अंदर पानी डालो, पानी के अंदर तुम बायोफर्टिलाइजर मिक्स करो. बायोफर्टिलाइजर मिक्स कर दिया. नाउ बिफोर यू ट्रांसप्लांट, तुम नर्सरी से तुमने हार्वेस्ट कर लिया, सो यू हैव पुल्ड देम फ्रॉम द नर्सरी, एंड बिफोर यू ट्रांसप्लांट इनटू द मेन फील्ड, उनको फॉर सम टाइम यू कीप द रूट्स dipped in that water where you have placed biofertilizer. जहां पर मिक्स किया है उस पानी में थोड़ा टाइम के लिए उसको रखो, तब तक इनोकुलेशन हो जाएगा. सो द ऑर्गेनिजम्स और द बायोफर्टिलाइजर विल स्टिक टू द रूट्स. फिर तुम उसको ट्रांसप्लांट करो मेन फील्ड में. ये एक तरीका है. तीसरा तरीका है, डायरेक्टली मेन फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली ऑर्चर्ड क्रॉप्स जहां पर है. जहां पर भी तुम ऑर्चर्ड क्रॉप्स है, मैंगो सैपलिंग्स लगा रहे हो, या फिर बनाना है, तुम पिट खोदते हो, तुम गड्ढा खोद के बनाना को पिट्स में प्लांट करते हो. सो ड्यूरिंग दैट प्लांटिंग यू अप्लाई फार्म यार्ड मैन्योर. उसके साथ साथ बायोफर्टिलाइजर भी अप्लाई करो. जैसे मैंगो को तुम गड्ढा खोद के पिट में लगा रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा बायोफर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हो along with manure. So that is one way. Otherwise also what you can do, so before you go for the sowing, what you do, you prepare the field and apply organic manure. Manure को तुम mix कर देते हो soil के साथ by tillage, right? तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर रख लो, और ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या करोगे, यू विल से ए क्विंटल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, 1 क्विंटल ऑर्गेनिक मैन्योर साइड में रख लो, उसके अंदर तुम अपना बायोफर्टिलाइजर को मिक्स करो. सो दैट ऑर्गेनिक मैन्योर, नाउ यू कैन स्प्रे दैट ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू आउट योर फील्ड. तो ब्रॉडकास्ट कर दो उसको, क्योंकि सपोज 500 ग्राम्स बायोफर्टिलाइजर है, इसको यूनिफॉर्मली 1 हेक्टेयर में डालना पॉसिबल नहीं है. आई मीन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो उसके लिए क्या करते हैं, 100 kg फार्म यार्ड मैन्योर रख लो, उसके अंदर ये मिक्स कर दो बायोफर्टिलाइजर पर. नाउ यू स्प्रे द और स्प्रेड द फार्म यार्ड मैन्योर यूनिफॉर्मली इन 1 हेक्टेयर. तो 1 क्विंटल को तो डिस्ट्रीब्यूट करना इजी होगा. सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द फील्ड. अच्छा, फोर्थ वन, ट्यूबर इनोकुलेशन. जैसे तुम्हारे पोटैटो हैं, सो बिफोर यू गो फॉर प्लांटिंग, जो तुम्हारा ट्यूबर है, प्लांट करने से पहले यू डिप द ट्यूबर्स इन बायोफर्टिलाइजर सॉल्यूशन. तो पानी के अंदर बायोफर्टिलाइजर को मिक्स करो, तुम्हारे ट्यूबर्स को उसके अंदर डिप करो, प्लेस देम फॉर सम टाइम इन द solution, and then you plant the tubers in the main field. So these are the 4 different methods of application of biofertilizers. ठीक है, ये एक है. अच्छा, so we have completed the biofertilizer topic. Now let us take another important topic which has appeared in the examination multiple times. ये एक और टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
So this is a different topic which is also very important. Organic matter. Sorry. So role of organic matter. So अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So what is the role of organic matter in the soil? What are the beneficial effects of organic matter when you apply them to the soil? Advantages of adding organic matter to the soil. How organic matter can change the physiochemical properties of the soil. अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, but answer will be the same. So how organic matter affects the physiochemical properties of the soil, or how it is beneficial for the soil, how it can improve the soil physical and chemical properties, or how it is beneficial to the soil health. इस तरह का कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो these are the points that you have to explain. तो ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो पहला पॉइंट, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ इसके नीचे यू हैव टू एक्सप्लेन, एलॉबरेट दिस पॉइंट. देखो, सॉइल प्राइमरी पार्टिकल सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन पार्टिकल्स को बाइंड करके एक सेकेंडरी पार्टिकल दैट इज पेड. सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दे आर ब्रॉट टुगेदर एंड secondary particle or aggregate is formed. Those aggregates are called peds. So these peds, they come together to form your soil structure, right? So ये particles को bind करके aggregates बनाने में organic matter जो sticky substance की तरह काम करता है, उसका main role है. So if you have organic matter in the soil, they will act as binding material. They will bring the primary particles together to form aggregates. These aggregates will combine to form a good structure. अच्छा soil structure बनेगा. अच्छा, जब तुम्हारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एग्रीगेट्स हैं, हाँ, जब एग्रीगेट यानी बड़ा पार्टिकल बन रहा है, सो बिटवीन दीज लार्ज पार्टिकल्स देयर विल बी इनफ स्पेस, पोरोसिटी बढ़ेगा, तो तुम्हारे सॉइल मैक्रोपोर्स विल इंक्रीज. सॉइल मैक्रोपोर्स में क्या होता है? एयर होता है. सॉइल मैक्रोपोर्स इंक्रीज होगा तो एरेशन इंक्रीज होगा. सॉइल मैक्रोपोर्स से तो पानी इजीली नीचे जाएगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा, ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होगा. सो व्हेन सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव्स, automatically it will have effect on aeration and permeability because it will increase the porosity. macropores increase होंगे तो permeability और aeration पे effect होगा. अगर aeration properly हो रहा है तो organic matter decomposition faster होगा, soil organisms जो है उनको proper oxygen मिलेगा, and those processes which requires oxygen, वो सारे प्रोसेस जो माइक्रोबियल प्रोसेस वो भी होंगे. ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन हो, नाइट्रिफिकेशन हो, सल्फर ऑक्सीडेशन हो, ऑल दोस प्रोसेसेस विल कंटिन्यू इन द सॉइल. ठीक है. इससे और एक क्या होगा? बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इट एक्ट्स एज ए स्पंज, उसमें पोरोसिटी ज्यादा होता है, वो स्पंज की तरह काम करता है, एंड इट कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इट कैन होल्ड वाटर. सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज, क्योंकि ओवरऑल पोरोसिटी इंक्रीज हो रहा है. एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो हैव मेनी, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा पोरस होता है. सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. और क्या है? अब देखो, ज्यादा परमिएबिलिटी है, ज्यादा एरेशन यानी पोरोसिटी ज्यादा है, तो बारिश जब आएगी तो जो भी पानी गिरेगा इट विल बी सोक्ड इन द सॉइल, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रन ऑफ नहीं होगा, है ना. अगर तुम्हारा बिल्कुल सॉइल परमिएबल नहीं है, पोरोसिटी कम है, तो जैसे ही पानी गिरेगा वो ऊपर से निकल जाएगा सरफेस के ऊपर से. पर अगर पोरस, तुम्हारा सॉइल ज्यादा पोरस है, परमिएबिलिटी ज्यादा है, तो जैसे ही पानी गिरेगा, बारिश आती है, वो नीचे चले जाएगा, राइट. सो यहां पर क्या होगा? रन ऑफ विल बी लेस. रन ऑफ कम होगा तो क्या होगा? एरोजन नहीं होगा, सॉइल एरोजन विल बी प्रिवेंटेड. मैक्सिमम वाटर व्हिच फॉल्स ऑन द सॉइल इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल प्रोफाइल. तो रिड्यूसेस द रन ऑफ एंड एरोजन हैजार्ड भी कम हो जाएगा. दूसरा, विंड एरोजन भी कम होगा. सॉइल वाटर एरोजन तो हो रहा है, विंड एरोजन भी कम होगा, क्योंकि विंड इट कैन डिटैच द सॉइल पार्टिकल्स व्हेन इट इज ड्राई. अगर तुम्हारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो गीला रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर है, इट विल कीप द सॉइल मॉइस्ट, एंड धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी. तो विंड एरोजन क्या है? धूल उड़ाना. सरफेस अगर ड्राई है तो इजीली वो पार्टिकल्स को डिटैच करके रिमूव कर सकते हैं, पर वो गीला है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है. ऑर्गेनिक मैटर की वजह से
सॉइल पार्टिकल्स हैव कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स, एग्रीगेट, उसको हटाना मुश्किल होगा, भारी पार्टिकल है ना, उसको निकालना मुश्किल होगा वहां से, सो विंड एरोजन भी कम हो जाएगा। देन सरफेस मल्चिंग reduces temperature, so organic matter which is present as a mulch on the surface, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है ना, पानी को होल्ड करके रखा है, वाटर का स्पेसिफिक हीट जाता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, तो इट विल नॉट अलाउ द सॉइल टू हीट अप वेरी फास्ट, हीट जल्दी, टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर। अभी ऐसा सोच सकते हो सर ऑर्गेनिक मैटर तो डार्क होता है, ऑर्गेनिक मैटर डार्क होगा तो डार्क सॉइल ब्लैक बॉडी रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट, पर और एक भी तो उसका सेकेंडरी इफेक्ट भी तो है, वाटर अगर होगा डायरेक्टली तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर क्या है, मिनरल मैटर विल हीट अप वेरी फास्ट, पर ऑर्गेनिक मैन्योर अगर होगा तो वो जल्दी हीट नहीं होगा, उसका स्पेसिफिक हीट कम है, बट उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका है, ऑर्गेनिक मैटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है तो कंपेयर टू मिनरल मैटर, तो मिनरल मैटर के ऊपर सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर ये मल्च की तरह है, तो मिनरल मैटर जल्दी गर्म नहीं होगा। दूसरा वाटर इज प्रेजेंट, तुम्हारा मॉइस्ट रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो अगर मिट्टी गीली है तो वाटर के प्रेजेंस में तो वाटर भी जल्दी गर्म नहीं होने देता सॉइल को, इट विल कीप द टेम्परेचर कोल्ड। सो फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स हायर टेम्परेचर्स में जाओगे तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन बी अफेक्टेड, सो टेम्परेचर मॉडरेट रखता है ताकि तुम्हारा बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो नॉर्मल चलते रहे, वो भी एक बेनिफिट है। ऑर्गेनिक मैटर इज अ रिजर्वायर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, है ना, मिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स विल बी रिलीज्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड मेनी अदर एलिमेंट्स आर देयर। जब भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, these elements which are present in organic form, they will be now converted into inorganic nutrients. These inorganic minerals are released back into the soil which are absorbed by the plant. तो जब भी तुम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो, डिकम्पोज जब होगा तो मिनरल्स भी मिलेंगे जो प्लांट तुम्हारा एब्जॉर्ब करेगा, सो इट इज ऑल्सो फर्टिलाइजर। देन इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड सोर्स है, बताया था ना, बायो फर्टिलाइजर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन एरिड एरियाज, क्यों भाई, रेनफेड एरिया में क्यों इफेक्टिव नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऑर्गेनिक मैटर सर्व्स एज कार्बन सोर्स फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो they act as food source. Then organic acids that are produced during the decomposition of organic matter जब decompose होता है तो ultimately you have humic acid, fulvic acid which are again resistant to further decomposition. तो ये जो organic acids हैं they will act as a buffer to bring down the pH to the neutral. तो alkaline soils में जहां पर pH ज्यादा है वहां पर ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, they will bring down the pH, they will act as a buffer, buffering agent की तरह काम करता है ऑर्गेनिक मैटर, they bring down the pH to the neutral. So these are all the beneficial effects of organic matter. और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे तो तुम्हारा सॉइल हेल्दी बनता है, सॉइल हेल्थ विल इंप्रूव, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल विल इंप्रूव। तो कैसे ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारे सॉइल को हेल्प करेगा या फिर हाउ ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट्स द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, किसी तरह भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आंसर ये 10 पॉइंट्स तुमको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू वेरी मच।